Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon. I will start with the prayer. Uh, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmin Sri Gurave Namaha, Tasmin Sri Gurave Namaha. With due respect to Swami Kualananji, the chairman of the college and the organizer of this CME, and all yoga lovers. I am Dr. Pathak. Today's topic is scientific basis of yoga. So usually total health with yoga through Dr. Sai, and that is important because it is scientific basis. Now we are concerned with the total health. What is total health? Total health is a health which is at the level of physical, mental, social, spiritual, and now we are adding emotional also. It is just absence of disease is not health. So at all these four levels, we should have health. And as a doctor, I can only offer at physical level. Rest all four levels, they are not possible with the help of allopathic medicine, and which is possible with the help of yoga. And that is why the importance of the yoga. Yoga has got a preventive aspect. यदि आप मेडिकल कॉलेज में जाते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, वहाँ पे वो बीमारी के पेशेंट आते हैं, उनका निदान किया जाता है और उनका इलाज किया जाता है. वहाँ पे और एक डिपार्टमेंट है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी हेल्थ मेडिसिन और PSM, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन. उनका काम क्या है? वो बीमारी का कारण ढूंढ निकालते और उनका इलाज करते. उनका वृद्धवाक्य क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. रोग का सबसे अच्छा इलाज क्या है? तो रोग होने न दे, यही सबसे अच्छा इलाज है. तो ऐसे रोग प्रतिबंधक तत्व के ऊपर या हमारे मॉडर्न मेडिसिन का एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है. उसी तत्व के ऊपर ये योग का अभ्यास है. मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं. ये हिल टॉप है और लोग यहाँ पे पिकनिक के लिए जाते हैं. समझे यहाँ से कोई नीचे गिर गया, तो यहाँ पे हमने हॉस्पिटल किया है, एम्बुलेंस रखी है, डॉक्टर्स है, काफी इंस्ट्रूमेंट है, जिसको 10 लाख रुपए खर्चा किया है. यदि हम यहाँ पे फेंसिंग करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से कोई नीचे नहीं गिरेगा और ये सब 10 लाख खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये फेंसिंग का काम है, दैट इज प्रिवेंटिव एस्पेक्ट. योगा हैज गॉट ए होलिस्टिक अप्रोच. In modern era, 21st century, we have forgotten the holistic approach. Allopathy ने क्या किया है? We have divided the human being in multiple pieces. Each piece is treated by separate specialist without knowing what is happening with the other piece. हमारे पास कान का स्पेशलिस्ट है, आंख का अलग है, हार्ट का अलग है, किडनी का अलग है. वो अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग कंसल्टेंट दवा देते हैं और फिर प्रॉब्लम होते हैं. लेकिन योग हैज गॉट ए होलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी संस्था है, सिस्टम्स है, वो सब एक साथ जुड़े हैं. दे वर्क इन कॉन्जुगेशन, दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन. इसीलिए एक सिस्टम खराब हो गई तो दूसरी ऑटोमेटिक खराब होती है. तो ये नहीं होना चाहिए. इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच का महत्व ज्यादा है. इनफैक्ट हम योगा का प्रैक्टिस करेंगे तो वी कैन set the biological clock of our body in such a way that it will not go wrong, and something if happens, we can add some more kriyas. Now today's lifestyle and 21st century, because of the tension, the lifestyle disorders has come, the tension has increased, shift duties are there, फिर urge to earn more money is there, physical inactivity is there, and पिज्जा और बर्गर, जंक फूड बढ़ते जा रहा है. इससे क्या हो रहा है? हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ये सब बीमारी क्यों होती है? इसमें कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है. जैसे मलेरिया है, इट इज बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरिया, वायरस. उसी प्रकार ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज को, हार्ट अटैक को, देयर इज नो बैक्टीरिया, नो वायरस, नो ऑर्गेनिज्म. ये कहाँ से होते, किस वजह से होते हैं? तो मेंटल टेंशन की वजह से होते हैं. एंड मेंटल टेंशन हम योग के जरिए दूर कर सकते हैं. योगा कैन चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी इवेंट और इंसिडेंट. आपकी जो रिएक्शन है वो कम हो जाती है. यदि रिएक्शन टू द एक्शन कम होती है तो काफी फायदे हो जाते हैं. हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, इट इज अ वंडरफुल ह्यूमन बॉडी. हार्ट एंड लंग, दे आर लाइक नॉन स्टॉप पंपिंग सेट. आईज, they are like a camera, all the time they are catching the figures. Ears, they are listening, sound system. Stomach is the intestine, these are
लाइक ए केमिकल लेबोरेटरी। हम जो भी कुछ खाते हैं, भला बुरा अच्छा जंक फूड, वो सब पचाने के बेचारा काम करता है। नर्व्स, दे आर माइल्स ऑफ कम्युनिकेटिंग सिस्टम, and mind is unparalleled computer with infinite capacity, and the greatest thing is unbelievable coordination amongst all of them, and yoga tries to maintain it, and that is why the importance of the yoga. Now little bit about the योग इज ऑल्सो साइंस। ये चमत्कार नहीं है, मिस्टिक नहीं है, तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। जो हमारे ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, ये सेंसरी, उसका काम क्या है? एक सेंसरी सिस्टम, मतलब पूरे शरीर की संवेदना ब्रेन की तरफ ले जाना। दूसरा जो है मोटर सिस्टम, मतलब एक्शन करवाना। तीसरा जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और चौथा जो है मेमोरी। जो भी कुछ मैं आप सिखा रहा हूँ वो आप ध्यान में रखेंगे, और किसी को कुछ तकलीफ हो गई तो बोलेंगे हाँ ठीक है, एसिडिटी होगी तो धोती कर लो। सेंसरी एंड मोटर सिस्टम, दे वर्क टुगेदर। नाउ ये ब्रेन का सेक्शन है, कट सेक्शन। ये बारीक बारीक हिस्सा शरीर के एक एक हिस्से को नियंत्रित करता है। समझिए यहाँ पे कहीं पे ब्लीडिंग हो गया तो क्या होगा? ये हिस्सा सही ढंग से काम नहीं करेगा, और फिर ये हिस्सा शरीर के जिस हिस्से को नियंत्रित करता है वहां पे पैरालिसिस हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? ब्रेन को खून का सप्लाई बराबर होना चाहिए और ऑक्सीजनेशन सही होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं वो हम आगे देखेंगे। सेंसरी और मोटर सिस्टम दोनों हाथ में लगे काम करते हैं। अभी ये आंख का कट सेक्शन है, ये कॉर्निया है। यदि आंख के सामने कोई यहाँ पे खड़ा हो गया तो उसकी छवि इस रेटाना के ऊपर तैयार होती है। ये जो पीछे के पर्दा है रेटाना है, ये, और यहाँ पे कोई सामने खड़ा हो गया तो इसकी छवि इस लेंस से अंदर जाके यहाँ पे तैयार होती है, और यहाँ से मैसेज भेजा जाता है ब्रेन को कि सामने आपके कोई खड़ा है। फिर अभी आप कुछ सुन रहे हैं या कोई आपको पुकारता है तो ये कान का कट सेक्शन है, ये कान का पर्दा है। ये कान के पर्दे के ऊपर वो आवाज आती है और फिर हम जिधर से आवाज आए उधर मुड़ के देखते हैं। तो ये सेंसरी और मोटर सिस्टम दोनों हाथ में मिला के काम करते हैं। उसी प्रकार हम सब खा रहे हैं तो खाने लायक है कि नहीं, तीखा है, मीठा है, गंदा, इसका संदेश ये जबान से ब्रेन को जाता है, और वो खाने लायक नहीं होगा तो हम क्या करते हैं? अरे वो अच्छा नहीं है, फेंक दो। फिर मोटर सिस्टम के जरिए हमारे हाथों को, स्नायु को ऑर्डर दी जाती है, हम उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो ये सेंसरी और मोटर सिस्टम दोनों हाथ मिला के काम करते हैं। तीसरी सिस्टम क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये क्या काम करती है? समझे आप बैठे इधर और मैंने कहा कि अभी आप ऐसा करो, सांस मत लो, तो आप बोले ठीक है सांस नहीं लूंगा, लेकिन मैं बताया नहीं कि अच्छा ठीक है आप ले लो। तो आप क्या करोगे? आधा मिनट होने के बाद आपकी क्षमता है उतने तक रुकेंगे, उसके बाद में आप तुरंत ऑटोमेटिक सांस ले लेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सांस लेना न लेना, हार्ट का स्पंदन होना, हृदय का स्पंदन होना, मलमूत्र तैयार होना, ये ऑटोमेटिक होता है। हमें उसका पता नहीं चलता है। विदाउट आवर इंफॉर्मेशन इट इज हैपनिंग। तो जो चीजें दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको कहते हैं इनवॉलंटरी। और वॉलंटरी मतलब हम हाथ उठा सकते हैं, हाथ नीचे रख सकते हैं, आंख बंद कर सकते हैं, ये वॉलंटरी हो गई। तो ये इनवॉलंटरी चीज के ऊपर यदि हमें वॉलंटरी कंट्रोल पाना है तो हमें योग की पात्रता बढ़ाना है, और ये इनवॉलंटरी चीज के ऊपर नियंत्रण ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का होता है। अभी आप षट चक्र के बारे में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। ये इस प्रकार से चक्र है, ये अलग अलग चक्र आप देख रहे हैं। ये काल्पनिक है। ऋषि मुनि ने जब किताब लिखा तभी उन्होंने कहा कि यहाँ पे आज्ञा चक्र, यहाँ पे विशुद्ध चक्र, उन्होंने लिखा। फिर हमने आपको बताया ये काल्पनिक है क्या सच में हमारे शरीर में? तो ये सच में है, हमने देखे। मैं उसका मेडिकल कोरिलेशन आपको बताने वाला हूँ। मूलाधार चक्र जो गुदद्वार के पास होता है, डॉक्टरी भाषा में उसको पेल्विक फ्लेक्सस कहते हैं। ये ऊपर का जो चित्र है वो डॉक्टरी भाषा का चित्र है, और नीचे का चित्र है ये ऋषि मुनि ने निकाला चित्र है। कितने दल है यहाँ पे? 4 दल है। उसका इंग्लिश में नाम पेल्विक फ्लेक्सस है। 4 दल है। यहाँ पे मैंने बताया 4 पेटल्स। स्वादिष्टान चक्र पेड़ू के स्थान पे होता है। डॉक्टरी भाषा में आयोटिक फ्लेक्सस कहते हैं। ये ऊपर का चित्र है जो डॉक्टरी भाषा का चित्र है, और ये नीचे का चित्र है वो ऋषि मुनि ने निकाला चित्र है। इसको कितने दल है? 6 पेटल्स। मणिपुर चक्र नाभि के पास होता है। डॉक्टरी भाषा में उसको सोलर फ्लेक्सस कहते हैं। ये डॉक्टरी भाषा का चित्र है, और ये ऋषि मुनि ने निकाला चित्र है। नीचे का जो चित्र है ऋषि मुनि ने निकाला। दल कितने हैं? 10। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में नाम लिखा इसलिए
those who don't understand Hindi Marathi, that's why I kept this. This is the 10 petals over here. अनाहत चक्र एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट, छाती के मध्य में होता है। डॉक्टरी भाषा में उसको कार्डियक फ्लेक्सस कहते हैं। ये डॉक्टरी ऊपर का जो चित्र है डॉक्टरी भाषा का चित्र है, नीचे का जो चित्र है वो ऋषि मुनि ने निकाला चित्र है। कितने दल है? 12, मीन 12 पेटल्स आर देयर। कंठ में विशुद्ध चक्र होता है। डॉक्टरी भाषा का चित्र यहाँ पे नहीं बताया, योग की भाषा का चित्र जो नीचे का है इस प्रकार है। दल कितने हैं? 16, 16 पेटल्स। भ्रुकुटी के मध्य में यहाँ पे फोरहेड पे आज्ञा चक्र होता है। डॉक्टरी भाषा में उसको ऑप्टिक थैलेमस या ऑप्टिक चियाज्मा कहते हैं। ये ऊपर का जो चित्र है वो डॉक्टरी भाषा का है, जो हम ऑपरेशन करके देखा तो हमें इस प्रकार दिखाई दिया, और ऋषि मुनि ने उसका चित्र इस प्रकार निकाला था। दल कितने? नीचे का चित्र में 2 दल है, ऊपर कितने ब्रांच है? 2 ब्रांच है। उसी प्रकार जो पहले हम दल देखे थे, पहले चक्र देखे थे जिसमें 6 दल, 12 दल, 16 दल थे, तो हमने डॉक्टरी चश्मे से देखा है कि उतनी ही ब्रांचेस वहां पे है। मतलब ऋषि मुनियों को शरीर शास्त्र रचना और कार्यप्रणाली का जानकारी थी, और उन्होंने इस प्रकार यह अभ्यास तय किया कि यदि हम रेगुलर करेंगे तो हम खुद को स्वास्थ्यपूर्ण रह सकते हैं। अब ये रीढ़ की हड्डी है, सेंट्रल में जो दिखता है, आई थिंक कर्सर नॉट सीन प्रॉपरली। दिस सेंटर पॉइंट इज द vertebral body, and this is, and the side of it, this is the chain of the chakras. From here these blue color nerves, they come out and they supply to the different parts of the body. Which are they? This is eye, सबसे ऊपर में जो है आंख का चित्र है, उसके नीचे जो है सलाइवा सिक्रेटिंग ग्लैंड है, उसके नीचे जो फेफड़े का चित्र है, उसके बाजू में जो है तो हृदय का चित्र है, उसके नीचे है जठर है, फिर ये लीवर है, उसके नीचे फिर छोटी आंतड़ी है, और उसके बाजू में जो बड़ी आंतड़ी है, और बड़ी आंतड़ी के बाजू में मूत्रपिंड है। इन सभी इंद्रियों को इन चक्रों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अभी कोई कहेगा कि कल मैं जरा पार्टी में गया था और जरा ज्यादा खाना खा गया, तो आज मैं सवेरे में नाश्ता नहीं लिया और खाने में सिर्फ छाछ और चावल खाएगा। कहाँ पे तकलीफ है? जठर में तकलीफ है, इंडाइजेशन हुआ है। किसी को हार्ट अटैक आया था, कहाँ पे तकलीफ है? हृदय में तकलीफ है। किसी को दमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, उसको नेबुलाइजर यूज करना पड़ता है, कहाँ पे तकलीफ है? यहाँ पे फेफड़े में तकलीफ है। मतलब यदि इसी में से कोई एक इंद्रिय सही ढंग से काम नहीं करता होगा तो हम बीमार कहलाते हैं। यदि सभी इंद्रिय सही ढंग से काम करते होंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। ये कब सही ढंग से काम करेंगे? जब चक्र सही ढंग से काम करेंगे। और इन चक्रों को नियंत्रित करने के लिए हम ओंकार का ध्यान करते हैं। ओंकार किस प्रकार करते हैं? हम पहले सांस छोड़ते हैं, फिर पूरा सांस भरते हैं, और फिर सांस छोड़ते समय ओंकार करते हैं। कैसे करते हैं? ये जो तरंग निकलते हैं, ये तरंग ये रीढ़ की हड्डी के बाजू में जो चक्रों की चेन है इनको कार्यान्वित करते हैं। चक्र सही ढंग से काम करते हैं। चक्र सही ढंग से काम करेगा तो कंट्रोल सही होगा, कंट्रोल सही होगा तो इंद्रिय सही ढंग से काम करते होंगे और हम बीमारी नहीं होगी। तो ये योग शास्त्र का महत्व है। यदि आप हर्बर्ट बेंसन नाम गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ही इज ए साइंटिस्ट एंड ही हैज डन रिसर्च on Omkar, and he came to the conclusion that Omkar a day keep the doctor away. So this is the importance of the yoga. अगली संस्था है, थोड़ा जानकारी दूंगा मैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जहां पे हृदय है। ये हृदय में 4 चेम्बर्स होते हैं अलग अलग। पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त ये 2 वाहिनी से यहाँ पे आता है। यहाँ से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आता है, वहां से ना
राइट एट्रियम में आता है, वहां से राइट वेंट्रिकल में जाता है, यहाँ से पंप होकर दोनों बाजू के फेफड़े में जाता है, शुद्धिकरण होता है, शुद्ध होने के बाद लेफ्ट एट्रियम में आता है, ऊपर का जो चेंबर है, वहां से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, यहाँ से पंप होकर सबसे बड़ी जो आयोर्टा लिखा है, आयोर्टा से पूरे शरीर को सप्लाई किया जाता है। ये शरीर यदि सही ढंग से काम करता होगा तो ये पूरे शरीर के दूर के इलाके को खून का सप्लाई बराबर होगा। यदि ये सही ढंग से काम नहीं करता होगा तो खून का सप्लाई बराबर नहीं होगा। तो ये खून का सप्लाई सही होगा तो कब होगा? तो इसीलिए ये कॉर्नरी आर्टरीज है। ये सोच रहा हूं, ये जो कॉर्नरी आर्टरीज है, अभी कर्सर दिख रहा है, ये जो कॉर्नरी आर्टरी है ये हृदय को खून का सप्लाई करती है। यदि इसमें कहीं पे ब्लॉक हो गया, ये समझो कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉक हो गया, तो देखो आप यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये आर्टरी ब्लॉक हो गई और फिर ये हिस्सा जो है पूरी तरह से काला हो गया, ब्लैक हो गया, दैट मीन्स इट हैज बिकम टोटली डेड। And then we say that he has got a heart attack. Then he is admitted in the hospital ICU. After that we do stress पॉजिटिव होगी तो हम उसके बाद में एंजियोग्राफी करते हैं। यदि एंजियोग्राफी में ब्लॉकेजेस हो गए तो हम फिर उसको बाईपास करने के लिए कहते हैं। तो ऐसे 1800 लोगों को मैंने ट्रीट किया था। ये एंजियोग्राफिक पिक्चर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नैरो हो गया, ब्लॉक हो गया पूरा। तो ऐसे 1800 लोगों को मैंने योग के जरिए ठीक किया और उनको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उसी पेशेंट का एक आपको रिपोर्ट बता रहा हूं। ये एंजियोग्राफी जब करते हैं तो उसका पिक्चर इस प्रकार आता है। तो ये एक कॉर्नरी आर्टरी है और ये दूसरी कॉर्नरी आर्टरी है, और ये काले रंग का एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है। ये दो ब्लॉक होने की वजह से इन सदग्रस्तों को बाईपास करने के लिए कहा गया था। उन्होंने 1 साल साधना की और 1 साल के बाद में उन्होंने वापस एंजियोग्राफी की। तो ये जो ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक था ये इतना ही बचा और ये ब्लॉक पूरी मात्रा में गायब हो गया और उनको बाईपास करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी प्रकार ये साधक को यहाँ पे एक ब्लॉक था, इनको बलून एंजियोप्लास्टी करने के लिए कहा गया था। उन्होंने 1 साल साधना की और 1 साल के बाद में देखो आप यहाँ पे ब्लॉक बिल्कुल निकल गया और उसको बाईपास करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब यदि हम योग साधना नियमित करेंगे तो बाईपास को भी हम बाईपास कर सकते हैं। उसी प्रकार ये मधुमेह का, जो आजकल मधुमेह बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, 2030 तक ऐसा समय आने वाला है, डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हर एक 5वां आदमी डायबिटिक होगा, मधुमेह होगा। तो ये डायबिटीज के पेशेंट को भी हमने योग के जरिए उसकी जो फास्टिंग है सवेरे की, इट वॉज 207, खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद 353 थी और उसको एक गोली डायोनिल की सवेरे, एक गोली शाम को चालू थी। उन्होंने 2 साल साधना की और 2 साल के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे पोस्ट प्रैंडियल, खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद जी ब्लड शुगर लेवल है, इट इज हार्ड ओनली 119, दैट मीन्स इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। You might say that I might have increased the dose. Here he was getting tablet 1 BD. Here you can see no medicine at all. मतलब उसकी पूरी मात्रा में गोलियां बंद हो गई, फिर भी उसकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल थी। तो ये फायदा हमें योग के जरिए होता है। अभी हम एक एक क्रियाओं के बारे में साइंटिफिक बेसिस देखेंगे। व्हाट आर द anatomical physiological changes occur in our body, that's why you don't get any disease. So first we'll take जल नीति। ना ये जल नीति में हम, ये नीति पॉट है, नीति पॉट में हम गर्म गुनगुना पानी लिया है, उसमें थोड़ा नमक डाला है और हम इस तरह एक नासिका को लगाते हैं। पानी एक नासिका से अंदर जाएगा, दूसरे बाजू से बाहर आएगा, इसको कहते हैं हम जल नीति। एक बार पहले और हम राइट से करेंगे, फिर लेफ्ट से करेंगे। अभी ये नीति करने से क्या फायदा होता है फिर से हम देखेंगे। ये नाक का कट सेक्शन है, इस प्रकार सेक्शन लिया है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये नासिका के एंट्री है। ये अंदर जो है ये टर्बिनेट है, जैसे आपके किचन में कड़प्पा होते हैं ना डब्बे रखने के लिए, उसी प्रकार ये टर्बिनेट है। और ये दिखता है स्मॉल क्लोज रूम, दैट इज कॉल्ड साइनस। ये साइनस को अंदर से पतला सा आवरण होता है। ये 24 घंटे में 1 लीटर पानी तैयार करता है। हेलो जी सर। सो
साइनस जो है इसके अंदर से आवरण रहता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन, वो इट सिक्रेट्स द वाटर विच क्लीन्स ऑल दिस वॉल्स एंड थ्रू दिस विंडो इनटू द नोज। अभी हम नीति करते हैं, नीति में हम क्या किया है, गरम गुनगुना पानी लिया है, उसमें थोड़ा नमक डाला है और फिर इस तरह से हम नीति कर रहे हैं। व्हाट इज द पिक्युलरिटी ऑफ द सॉल्ट? इफ यू पुट इट ऑन द टेबल, व्हाट यू फाइंड? इन 1 hour's टाइम इट बिकम्स वेट। व्हाई? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर का बाष्प खींच लेता है। उसी प्रकार जब हम जल नीति करेंगे तो जल नीति के वाटर में जो सॉल्ट है इट विल एब्जॉर्ब द वाटर इनटू दिस। अभी यहाँ पे वाटर कब होता है? जब सर्दी जुकाम होता है तो कोई क्या कहता है कि मेरी राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक हो गई। क्यों ब्लॉक हो गई? बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन देयर इज स्वेलिंग ऑफ दिस म्यूकोजा, देयर इज वाटर लॉगिंग। अभी इसी वजह से उसकी राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक हो गई। अभी हम जब नीति करते हैं तो नीति जब करते हैं तो उसमें जो सॉल्ट है इट इज बीइंग हाइग्रोस्कोपिक। वो क्या करेगा, यहाँ पे जो पानी है उसको खींच लेगा, एब्सॉर्ब करेगा एंड इसकी सूजन कम हो जाएगी और नेजल ब्लॉक निकल जाएगा। तो ये फायदा हमें जल नीति करने से होता है। और क्या फायदा है? ये मैंने बताया आपको कि ये साइनस है, अंदर वॉल है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो वाटर सीक्रेट करती है, वो ये पानी इन दीवारों को साफ करके इस दरवाजे से नासिका में छोड़ देती है। समझो ये दरवाजा बंद हो गया तो क्या होगा, गंदा पानी यहीं पे जमा हो जाएगा और फिर हम उसको कहते हैं साइनोसाइटिस हो गया। साइनोसाइटिस के पेशेंट को पूछो आपको क्या तकलीफ है, वो बताएगा मुझे यहाँ पे भारी लगता है, यहाँ पे भारी लगता है। क्यों भारी लगता है? क्योंकि ये गंदा पानी जमा है। दिख रहा है आपके यहाँ पे गंदा पानी है, ये गंदा पानी है, ये फ्रंटल साइनस है। देयर आर 2 फ्रंटल साइनस, 2 मैक्सिलरी साइनस एंड 2 इथमोइडल साइनस। अभी ये गंदा पानी जमा हो गया, साइनोसाइटिस की तकलीफ हो गई। यदि पेशेंट एलोपैथी हॉस्पिटल में आता है तो हम क्या करते हैं, नाक में से एक मेटल ट्यूब डालते हैं इस प्रकार ऐसी, और ये दीवार को छेद करके ये गंदा पानी निकाल देते, दैट इज कॉल्ड एंट्रल पंक्चर। अभी ये पानी निकल गया तो राहत मिल जाएगी, लेकिन ये जब ट्यूब में निकाल देगा तो क्या होगा, ये छेद बंद हो जाएगा और बंद हो गया तो वापस तकलीफ होगी। मतलब साइनोसाइटिस के लिए एलोपैथी में 100% इलाज नहीं है। लेकिन यदि हम रोज कपालभाति नीति करेंगे तो ये दरवाजा कभी बंद नहीं होगा और हमें कभी भी साइनस की तकलीफ नहीं होगी। तो ये फायदा हमें जल नीति करने से होता है। और क्या फायदा है? अभी पानी एक बाजू से आया, दूसरे बाजू से बाहर गया तो ये पूरा मार्ग साफ सुथरा होगा, इसमें जो कचरा अटका होगा बाहर फेंका जाएगा, धूली के कण हो गए वो भी बाहर फेंके जाएंगे। अभी सर्दी जुकाम कैसी होती है? जब हवा से बैक्टीरिया हमारे नासिका के अंदर जाते हैं, वो किससे जाएंगे? धूली के कण से जाएंगे। यदि जब ये धूली के कण इससे बाहर फेंके गए तो यहाँ रहेंगे नहीं तो फिर यहाँ पे बढ़ेंगे नहीं तो हमें एलर्जी या राइनाइटिस से तकलीफ नहीं होगी। तो ये फायदा हमें जल नीति करने से होता है। पूरा मार्ग साफ सुथरा हो जाएगा, 10 पार्टिकल बाहर फेंके जाएंगे, बैक्टीरिया भी बाहर फेंके जाएंगे। दिस इज ऑल्फैक्टरी नर्व। ये ऑल्फैक्टरी नर्व जो है इसके जो एंड से, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस नर्व? टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ स्मेल टू द ब्रेन। हमें जो स्मेल आता है, अच्छा बटाटा वड़ा बन रहा है तो कैसे आता है, तो वो बटाटे वड़े के ऊपर की हवा इसके ऊपर आती है और यहाँ से मैसेज भेजा जाता है। यदि उसके ऊपर धूली के कण आ गए तो क्या होगा, ये जो स्मेल आता है उसके तक पहुंचेगा नहीं और फिर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो यदि हम रोज नीति करेंगे तो ये पूरा एरिया इलाका क्लियर रहेगा, ये एंड्स जो है ये भी साफ सुथरे रहेंगे तो हमें स्मेल आता नहीं, ये कंप्लेंट नहीं रहेगी। तो ये फायदा हमें जल नीति करने से होता है। तो इतने सारे फायदे। और लुकवार्म पानी वाटर हम यूज करते हैं, उससे क्या होगा, देयर विल बी वार्मनेस इन द नोज एंड इनटू द साइनसेस व्हिच विल हेल्प टू किल द ऑर्गेनिजम्स। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट एट प्रेजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोरोना। कोरोना वायरस जो है वो हमारे नासिका से अंदर जाता है और फिर इट गोज एंड स्टेज इनटू द साइनसेस। अभी हम क्या करते हैं, स्टीम लेते हैं। उसी प्रकार ये गर्म पानी यहाँ पे जाएगा तो इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट पार्ट एंड इट विल हेल्प टू किल द कोरोना वायरस। सो दिस बेनिफिट यू गेट बाय डूइंग जल नीति। अभी ये कौन नहीं करेगा? जिसके कान के पटल को छेद है, who has got eardrum perforation. Now this is the eardrum. Now when normally I am talking, the vibrations of the words, they come and hit on this and message is sent to the brain that I am saying something.
If I start talking loudly, what will happen? The vibrations will be in a loud, so this drum will become bent like this. That's why whenever you are walking on the road, suppose somebody honks the car, loud noises. That's what is your first reaction? Oh, you put your hand on your ears and say, go, I am giving you a place. Why you do like that? Because that loud sound will bend the eardrum still further. And sometimes you must have heard after the bomb blast in the newspaper next day, that 10 people become deaf. Why they become deaf? Because this eardrum, when that sound of the bomb blast comes, it is so heavy, high decibel, that it perforates the eardrum. पर eardrum को छेद हो जाता है, और छेद होने से क्या होगा? फिर उसको सुनने को नहीं आएगा। अभी नॉर्मली कभी जोर से आवाज आता है तो हमारा ये पर्दा ऐसा हो जाता है, वो सीधा कब होता है? When there will be pressure of air on this side is equal to the pressure of air on this side. अब ये कब होगा? जब जोर से आवाज आया तो तुम्हारा पर्दा ऐसा हो गया। अब ये सीधा होने के लिए ये बाजू से हवा का प्रेशर बढ़ना चाहिए। वो कैसे बढ़ता है? तो नेचर ने हमें एक डिवाइस दिया है, बफर सिस्टम दी है। हमारे मुंह के अंदर टॉन्सिल के पीछे एक ट्यूब होती है, उसको कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। ये पेटेंट नहीं रहती, बंद रहती है, लेकिन जब ऐसे होता है तो ये खुल जाती है, मुंह में से हवा अंदर आती है, और ये बाजू आने की वजह से प्रेशर ऑन दिस साइड एंड प्रेशर ऑन दिस साइड इज बैलेंस एंड पर्दा सीधा हो जाता है। लेकिन जिसको ईयरड्रम परफोरेशन है, पर्दे में छेद हो गया है, तो क्या होगा? कान से हवा आई, ये यहाँ से अंदर गई और यहाँ से मिडिल ईयर से अंदर चली जाएगी। अभी ऐसे साधक ने यदि कप जल नीति की तो क्या होगा? ये जल नीति का पानी उस यूस्टेचियन ट्यूब से मिडिल ईयर में आएगा और फिर उसको तकलीफ होगी, मिडिल ईयर इन्फेक्शन होगा। इसीलिए जिसका ईयरड्रम परफोरेशन है वो जल नीति नहीं करेगा। वो क्या कर सकता है? वो रबर नीति कर सकता है। इस प्रकार अभी ये क्या किया है? रबर उसने एक बाजू से अंदर डाला, दूसरे बाजू से बाहर निकाला। आइदर यू कैन टेक आउट फ्रॉम द माउथ और यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम द नोज। अभी ये रबर नीति कौन नहीं कर सकेगा? जिसको ईयर नोज में पॉलिप है या सीवियर डिवेटेड नेजल सेप्टम, बहुत एकदम ज्यादा मात्रा में, रास्ता पूरा ही छोटा हो गया, तो वो लोग रबर नीति नहीं करेंगे, बाकी सब कर सकते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ जल नीति। नाउ वी विल कम टू जलधौती। व्हाट इज जलधौती? It is meant for reducing the acidity. We have to drink 5 to 6 glasses of water in the morning, lukewarm water. You may add salt into that in initial period, and then you tickle the stand up and then tickle the posterior pharynx with the 2 fingers, and whatever water comes out, let it come out. That is called जलधौती। अभी इससे क्या फायदा होता है? तो उसके पहले हम थोड़ा पचन संस्था की एनाटॉमी समझा लेंगे। ये मुख से शुरू होती है, फिर ये अन्न नलिका है, फिर ये जठर है, ये लीवर है, फिर ये पित्ताशय है, ये स्वादुपिंड है, फिर ये छोटी आंतड़ी है और ये बड़ी आंतड़ी है। जब हम खाना खाते हैं तो तुरंत जठर में आता है, यहाँ पे 2-2.5 घंटे रहता है, उसके ऊपर एसिड की एक्शन होती है, उसको पचन किया जाता है और फिर आगे चले जाता है। हाइपर एसिडिटी के पेशेंट में खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद यहाँ पे क्या बचेगा? जो ज्यादा मात्रा में एसिड है। ये एसिड की लेवल जब बढ़ जाती है तभी सवेरे यदि एसिड यहाँ से ऊपर आया तो हम क्या कहते हैं? यहाँ पे मुझे जलन होती है, हार्ट बर्न होती है। और यहाँ पे आगे गया तो क्या होगा? ये लाइन जो है, इसकी ये बाजू एसिडिक मीडियम है, ये बाजू अल्कलाइन मीडियम है। ये एसिड जब ये लाइन क्रॉस करके ये बाजू आता है तो कोरोजिव एक्शन होती है और अल्सर होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? यहाँ पे ज्यादा एसिड तैयार नहीं होना चाहिए, वो ये बाजू जाना नहीं चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं वो हम आगे देखेंगे। ये स्वादुपिंड है, पैंक्रियास जठर के पीछे, विच सीक्रेट्स इंसुलिन विच कंट्रोल्स डायबिटीज। इसको भी हम कैसे कार्यान्वित करते हैं वो हम आगे देखेंगे। आंतड़ी कितने मालूम है ना? 23 फुट छोटी आंतड़ी, 23 फीट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड 6 फीट लार्ज इंटेस्टाइन। All these intestines are stuffed into the abdominal cavity with one end is fixed over here, another end is fixed over here, and it is connected to the back with this mesentery या पर्दा। जब जड़त्व आता है तो ये पर्दे में चर्बी डिपॉजिट होती है और फिर प्रॉब्लम शुरू होते हैं। दूसरी संस्था है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये 2 मूत्रपिंड है, ये इनका फिल्ट्रेशन प्लांट है। ये क्या काम करती है?
खून जब यहाँ पे आता है तो फिल्टर होता है। क्या फिल्टर होता है? जो अनावश्यक है, जो अपायकारक है, जिसकी शरीर के जरूरी नहीं, उसको फिल्टर करके पेशाब के जरिए बाहर फेंका जाता है। ये इसका फिल्ट्रेशन प्लांट है। अभी आपने सुना होगा किसी को मुतखड़ा होता है, स्टोन होता है, कहाँ पे होता है? किडनी, यूरेटर और ब्लैडर और मूत्राशय। इनको हम कैसे टाल सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी हमने धोती की 5-6 गिलास पानी पिया तो क्या होगा? ये यहाँ पे आ जाएगा। सो इट विल डाइल्यूट द एसिड विच इज देयर इनटू द स्टमक। इफ एसिड इज डाइल्यूटेड, द न्यूसेंस वैल्यू ऑफ द एसिड विल बिकम 0। यदि मैं 1 चम्मच सल्फ्यूरिक एसिड लिया और आपके हाथ के ऊपर डालने के लिए आया, मैं बोला चलो ले आपके हाथ में, आप पूछेंगे क्या है, मैं बताएगा सल्फ्यूरिक एसिड है। विल यू टेक इट? नो, बिकॉज इट विल बर्न योर हैंड. But same one teaspoon of sulfuric acid, if I put it one full bucket of water and empty that bucket on your body, you will not realize that it was containing acid. Why? Because it was totally diluted. So this benefit you get by doing drinking 5-6 water and then you are vomiting it out. Now what time it is supposed to be done? It is in the morning. Why? क्योंकि हम रात में 10 बजे खाना खा के सो गए तो उसके बाद में पचन होते आहिस्ते आहिस्ते पूरा अन्न आगे निकल जाएगा। एंड आफ्टर 2 AM what will remain in the stomach? The excess acid. When the level of this acid increases in the morning at 6 o'clock, that time if you drink 5-6 glasses of water, dilute the acid and empty it out, vomit it out, you will not get acidity, you will not get ulcer. So this benefit you get by doing woman. Is it only one benefit? Suppose you have taken 5 to 6 glasses of water and you vomited out 2-3, you will not be able to vomit total water. So remaining 2-3 water, it will go ahead. It will clean all these 29 feet intestine. If all these intestines are clean, their work will improve, their function will improve. What is the function of intestine? Digestion will improve. So you will not get digestive problem. Now some of this water, it will go ahead and it will come over here. Now what is this? This is large colon, where sigmoid colon, where there is waste matter. हमने खाना खाया, पचन हो गया और जो मल है वो यहाँ पे आ गया। यदि मल में पानी का प्रमाण ज्यादा होगा तो क्या होगा? मल कठिन नहीं होगा। मल कठिन नहीं होगा तो हमें बद्धकोष्ठता नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जब बद्धकोष्ठता होती है तो ये जो कठिन मल है यहाँ से बाहर आते वक्त घस के आता है, इसलिए खून की बवासीर होती है, ब्लीडिंग पाइल्स होता है, तो ये भी हमें तकलीफ नहीं होगी। और बद्धकोष्ठता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र के अभ्यासक आपको क्या कहेंगे? यदि आप उनके पास दवा लेने के लिए गए तो सबसे पहले क्या देते हो? आपको कोठा साफ करने के लिए दवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि सर्व रोग जायन्ते प्रजायन्ते मल संचयात। सभी बीमारी का जड़ बद्धकोष्ठता है और यदि बद्धकोष्ठता से राहत मिलेगी तो हमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। और क्या फायदा है? अभी हमने 6 गिलास पानी पिया, 4 निकला, 2 आगे गया। 2 में से 1 गिलास पानी ये छोटी आंतड़ियों में शोषण किया जाएगा। शोषण करके कहाँ पे जाएगा? वो खून में जाएगा। खून जब सर्कुलेट होते होते किडनी में आएगा तो मूत्रपिंड क्या कहेगी? ये ज्यादा मात्रा में फिल्टर कर देगी। तो फिल्टर होने की वजह से हमें ज्यादा मात्रा में पेशाब होगी। उस ज्यादा मात्रा में पेशाब होती है तो उस ज्यादा पेशाब के पानी के प्रेशर से उस मार्ग में यदि कुछ कंकर होगा, स्टोन होगा तो आगे ढकेला जाएगा, बाहर फेंका जाएगा। यदि बाहर फेंका गया तो रहेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं तो हमें स्टोन होने की आशंका नहीं रहेगी। तो ये फायदा हमें जलधौती करने से होता है। तो इतने सारे फायदे यदि एक हम जलधौती करेंगे तो होते हैं। तो इतनी अच्छी धौती तो हम रोज करेंगे क्या? रोज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम रोज धौती करेंगे तो एसिड फेंका जाएगा बाहर, एसिड फेंका जाएगा तो यहाँ पे एसिड 0 हो जाएगा। सो वन डे द एसिड लेवल विल बिकम 0 एंड एसिड लेवल 0 होने से हमें तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि पचन की सबसे पहली पायरी क्या है? एसिड। सो वी रिक्वायर मिनिमम एसिड और ऑप्टिमम एसिड, मर्यादित एसिड चाहिए। और मर्यादित एसिड के लिए हम मर्यादित धौती करेंगे, हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 2 बार। या यदि कभी हम ज्यादा खाना कुछ खा गए, एसिडिक खाए, तीखा खाए या ऑयली खाए, बहुत एसिडिटी हो रही है तो धौती कर सकते हैं। कौन नहीं करेगा? जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, जिनका पेट का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जिनको हर्निया है या आंखों में ग्लाउकोमा की तकलीफ है और या लेडीज में प्रेगनेंसी है, ये लोग धौती नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे?
तो सवेरे 2 गिलास पानी पियो, आधा घंटा कुछ मत लो, एटलीस्ट उनको 50% बेनिफिट मिल जाएगा। अगली क्रिया है कपालभाति। अभी कपालभाति कैसे करते हैं हम? नॉर्मल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। अभी ये कितने बार करना है? अपनी क्षमता के अनुसार करना है। इसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना है और कोई ऐसा नियम नहीं कि इतना ही बार करना चाहिए। कपालभाति शुरू करने के पहले हम थोड़ा श्वसन संस्था की एनाटॉमी समझा लेंगे। ये नासिका से शुरू होती है, ये ट्रेकिया है, ये गले का भाग है, ये स्वर यंत्र है, इसके नीचे ये ट्रेकिया है और फिर ये छाती के मध्य में आने के बाद 2 ब्रांचेस होते हैं और ये फिर दोनों फेफड़े हैं। ये श्वास नलिका छाती के मध्य में आने के बाद उसके 2 ब्रांचेस होते हैं, उसके और ब्रांचेस होते होते ये वायुकोश है। कितने वायुकोश है मालूम है? मिलियंस ऑफ वायुकोश है। यदि इसकी एक हम लाइन करेंगे तो एटलीस्ट फ्यू किलोमीटर्स इट विल बी। और समझो दोनों फेफड़े हम छाती के पिंजरे के बाहर निकालेंगे और उसको हवा भरते जाएंगे तो कितनी जगह व्याप्त कर सकते हैं मालूम है? हाफ द टेनिस कोर्ट और 5 to 10 स्क्वायर मीटर, इतनी जगह व्याप्त कर सकता है। इतनी क्षमता का फेफड़ा हमारे 1.5 फीट छाती के अंदर रखा है। ये श्वास नलिका है, ये शुद्ध रक्तवाहिनी है, ये अशुद्ध रक्तवाहिनी है और ये जो है ये वायुकोश है। ये श्वास नलिका के अंदर ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिखते हैं आपको, इसको कहते हैं सीलिया। ये क्या काम करती है? जब हवा हम अंदर लेते हैं तो हवा में जो धूली के कण है उसको यहीं पे रोक के उसके स्वीपिंग एक्शन की वजह से उसको बाहर फेंक देती है, अंदर जाने नहीं देती। इतना महत्वपूर्ण काम ये सीलिया करती है। इतना महत्वपूर्ण फेफड़ा इस छाती में रखा है। महत्वपूर्ण फेफड़ा है, ब्रेन महत्वपूर्ण है, तो भगवान ने ऐसा कठिन कवच दिया है। If you hit it with a stone also it will not break. So why not such type of skull? Why this cage is given? Because when we want to feel in, breathe in, we have to expand. So for expansion, the intercostal muscles in between the 2 ribs, they contract or relax. The anteroposterior diameter increases and this is the diaphragm. डायफ्राम जो है छाती और पेट को अलग करता है। ये जब आराम से सांस लेते तो 1 सेंटीमीटर नीचे आता है, जोर से सांस लेंगे तो 7 सेंटीमीटर नीचे आएगा। जितना ज्यादा नीचे आएगा उतनी ज्यादा जगह यहाँ पे मिलेगी, इतनी ज्यादा जगह मिलेंगे तो उतना ज्यादा हम सांस भर सकेंगे और हमें दम नहीं लगेगा। तो ये फायदा हमें इसीलिए हमें इस प्रकार का पिंजरा दिया है। जब हम सांस भरते हैं तो ये पर्दा जो है डायफ्राम नीचे आ जाता है, नीचे आने की वजह से यहाँ से जगह बढ़ जाती है और हम ज्यादा सांस भर सकते हैं। जब सांस छोड़ते हैं तो पर्दा ऊपर जाता है तो इसको प्रेशर आने से हवा बाहर फेंकी जाती है। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप सब लोग आराम से बैठे सुन रहे हो। कितना सांस भरते एक समय? 500 ml सांस भरते हैं, 500 ml सांस छोड़ते हैं। यदि हम जोर से सांस भरेंगे तो 3500 ml भर सकते हैं। जोर से भर के जोर से छोड़ेंगे तो 4600 ml भर सकते हैं। मतलब हमारी क्षमता कितनी, उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। अभी हमने सांस भरा और छोड़ दिया तो पूरे फेफड़े खाली हुए क्या? नहीं, कम से कम 2300 ml हवा है। यदि हमने पूरा सांस छोड़ दिया, पूरा रेचक किया, तो भी 1200 ml हवा रहती है। मतलब हमारे फेफड़े में पूरे मात्रा में हवा निकल नहीं जाती है, थोड़ी हवा रहती है और हर हवा के साथ लेन देन होता है, हर श्वास के साथ लेन देन होता है। अभी एखादा सदग्रस्त जो दिन भर बैठे काम करता है, सेडेंटरी जॉब करता है, होटल के काउंटर पर बैठ के पैसे जमा करने का काम करता है, वो क्या करेगा? सिर्फ 500 ml हवा लेगा, 500 ml हवा छोड़ेगा। ऐसे आदमी को आपने कहा कि जाओ दौड़ के बस पकड़ो, आखिरी बस है, ये निकल गई तो रात भर बस स्टैंड के ऊपर बैठना पड़ेगा। फिर वो दौड़ने लगता है, दौड़ता है तो दम लगता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम दौड़ते हैं तो स्नायु ज्यादा काम करते हैं। जब स्नायु ज्यादा काम करते तो उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरी है। वो कैसी पूरी होगी? हम ज्यादा सांस भरेंगे तो। अभी ये आदमी सेडेंटरी जॉब करता है, दिन भर बैठे काम करता है, तो उसके वायु को सिर्फ 500 ml हवा लेने के लिए खुलेंगे, उससे ज्यादा नहीं खुलेंगे। अभी वो दौड़ रहा है, स्नायु ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन वायु कोश क्या कहते हैं? हम इतना ही काम कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। फिर डिमांड तो पूरी करना है तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा, मतलब हमें दम लगेगा। तो
तो ये यदि हमें टालना है तो हमारे वायुकोश को हमें इस प्रकार ट्रेनिंग देना है कि जब जितना चाहे उतनी ज्यादा मात्रा में वायुकोश खुलेंगे, हम ज्यादा सांस भर सकेंगे और हमें दम नहीं लगेगा। तो ये क्षमता हम कपालभाति करके बढ़ाते हैं। अभी कपालभाति करते कैसे करते हैं हम? नॉर्मल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। जब फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं तो ये मार्ग में जो 10 पार्टिकल्स है, धूलि के कण है, वो बाहर फेंके जाएंगे। जो सीलिया में किस सदृश अवयव में धूलि के कण अटके थे वो भी बाहर फेंकेंगे, तो सीलिया फ्री हो जाएंगे, फिर दिन भर अच्छी तरह से काम करेंगे। मार्ग पूरा साफ सुथरा होने से हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी धूलि के कण बाहर फेंके गए। अभी मैंने बताया था आपको कि बीमारी कैसी प्रकार होती है, बैक्टीरिया वायरस से होती है। वो कहाँ से आते हैं? धूलि के कण से आते हैं, हमारे नासिका में अंदर जाते हैं। यदि ये धूलि के कण बाहर फेंके गए तो यहाँ पे रहेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं तो हमें सर्दी जुकाम नहीं होगा। तो ये फायदा हमें कपालभाति करने से होता है। समझो कुछ रोग जंतु यहाँ पे चिपक के रह गए तो उनको बढ़ने के लिए पोषक वातावरण चाहिए। तो व्हाट इज द फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म? जैसे आप घर में साफ सुथरा किया तो वहां पे मच्छर होते हैं क्या? वहां पे मच्छर नहीं होते। मच्छर कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे घर के पिछवाड़ी में ड्रेनेज पाइप फूटा है वहां पे मच्छर होते। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको फेवरेबल एटमॉस्फेयर है। उसी प्रकार इस रोग जंतु पे यहाँ पे फेवरेबल एटमॉस्फेयर इज पानी और धूलि के कण, इसका मिक्सचर। अभी हम कपालभाति कर रहे, धूलि के कण बाहर फेंके गए, मतलब एक आइटम निकल गया। दूसरा आइटम क्या था? पानी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस मार्ग में 24 घंटे में 1 लीटर पानी तैयार होता है। आधे से ज्यादा पानी ये हवा जो हम अंदर लेते हैं उसको गीला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बचा हुआ पानी वहीं पे डटा रहा तो धूलि के कण के साथ मिक्सचर करके पोषक वातावरण निर्माण करेगा। लेकिन यदि हम कपालभाति उज्जयी करेंगे तो जो बचा हुआ पानी है उसका बाष्पीभवन हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा, 2 नंबर आइटम नहीं रहेगा, पोषक वातावरण नहीं रहेगा और हमें सर्दी जुकाम नहीं होगा। तो ये फायदा हमें कपालभाति करने से होता है। पुलिस डिपार्टमेंट में या होमगार्ड्स में रोज सवेरे परेड होती है। किस लिए होती है? दिन भर तो उनको काम करना है, फिर सवेरे क्यों थकाते हो आप उनको परेड करके? उनको वार्म अप करते हैं। उसी प्रकार रोज सवेरे कपालभाति करेंगे तो ये वार्मिंग अप होगा। ऑल द alveoli दे विल बी अलर्ट, सोए हुए नहीं रहेंगे। तो जब हम दोपहर में, दिन में कभी भी ज्यादा काम करते, दौड़ते हैं तो ये वायुकोश खुल जाएंगे और हमें दम नहीं लगेगा। आपने कभी बलून में हवा भरी है पंप से? हम बलून लेते हैं ऐसा और क्या करते हैं, पंप को लगाते हैं। हम पंप एक ही साथ मारते हैं क्या? हम आहिस्ते आहिस्ते पंप मारते हैं। उससे क्या होता है, एक ही साथ मारेंगे तो बलून फूट जाएगा, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते मारेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते बलून बड़ा होगा और फूटेगा नहीं। उसी प्रकार जब हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन किया तो पूरा हवा निकाल दिया और ये वायुकोश बंद हो गया। फिर हम जब सांस भरते हैं, नॉर्मल इनहेलेशन करते तो स्लोली इट ओपन्स अप एंड इलास्टिसिटी ऑफ द alveoli इज मेंटेन। यदि इलास्टिसिटी मेंटेन होगी तो जब हमें ज्यादा मात्रा में काम करना है तो ये वायुकोश कब खुलेंगे? जब उनकी इलास्टिसिटी सही होंगी। यदि ये इस्तेमाल ही नहीं किया गया, हमने आपने देखा था कि हम 4600 ml भर सकते हैं लेकिन एट ए टाइम वी आर फीलिंग ओनली 500 ml एयर। तो रिमेनिंग जो लंग है वो आइडल रहता है, काम नहीं करता है। तो ऐसा ही होते रहा तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद ये जो वायुकोश है वो आइडल हो जाएंगे, दे विल नॉट वर्क। और फिर जब हम दौड़ते हैं, ज्यादा काम करेंगे, तब ये काम नहीं करेंगे और हमें दम लगेगा। तो ये इलास्टिसिटी मेंटेन करने के लिए कपालभाति का हमें फायदा होता है। और एक महत्वपूर्ण फायदा है डेविएटेड नेजल सेप्टम, नाक में जो हड्डी बढ़ती है, सुना होगा आपने। क्या होता है, नाक में हड्डी बढ़ी, सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस अटकता है। फिर वो हमारे पास आता है, हम ऑपरेशन करते, काट देते, फिर बढ़ा तो फिर तकलीफ होती है। लेकिन यदि हम रोज कपालभाति करेंगे तो क्या हुआ, इतने सारे सेट करने से ये हड्डी घिस जाती है, मार्ग क्लियर होता है और हमें ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। So this is the benefit of the Kapalbhati. These are all the benefits, nearly 14-15 benefits are there, which you will get by doing Kapalbhati. If you do 3 sets of Kapalbhati, you will get all these benefits. Now, who will not be able to do? Contraindicated.
the patient who has got high blood pressure, who has got heart problem, who has undergone major abdominal surgery, who has got hernia और आंखों में ग्लाउकोमा है या इन लेडीज प्रेगनेंसी है, ये लोग कपालभाति नहीं करेंगे. Which one they will not do? They will not do the normal inhalation, forceful exhalation. They can do simple kapalbhati where there is force is not used. Now coming to the Ujjayi. Ujjayi is a friction breathing. अभी हम कपालभाति करते हैं, कभी किसी को खांसी होती है, फिर हम क्या कहते हैं, अरे उसको बहुत खांसी हुई है, बहुत बलगम हुआ है, बाहर ही नहीं निकलता, वो छाती में बैठा है. क्यों? बिकॉज इट इज वेरी थिक. ये थिक बलगम it doesn't come out with Kapalbhati, it will come out with the Ujjayi. How? Because when you are doing friction breathing, there is a heat generation. Because of heat generation, this thick cuff gets liquefied. When it gets liquefied, it comes out easily. If it comes out easily, your alveoli open up, the lung capacity improves, and you will not get any breathing problem. Air passage is cleaned, lung capacity increase hoti hai. Then when you are doing Kapalbhati and Ujjayi, we are telling you to count it. Kapalbhati, suppose you do it for 50 times, 60 times, 70 times, 100 times, or Ujjayi for 3 times, 5 times. So what will happen? When you are counting, your sole attention is towards the counting. So your external thoughts are reduced. When external thoughts are reduced, your blood pressure will be normal because there is not much tension. If blood pressure is normal, you will not get heart attack. Now remaining is asthma. What happens in asthma? Suppose asthmatic patient is sitting at that corner. From here you can identify that he is asthmatic. Why? Because he is breathing. He is breathing like this. There is a wheezing sound. Why it comes? This is the normal opening of the bronchus. In asthmatic patient, because of the edema swelling, it has become such a small opening. Now when he is breathing, because of the atmospheric pressure, air passes through this small opening. But when he is breathing out, that air hasn't got the pressure, and that is why to come out of this small opening, he has to struggle, and that is why wheezing sound comes. If you are practicing Ujjayi, this swelling will go, and you will not have to use any medicine, Deriphyllin or nebulizer. I have tested with it. Pulse oximeter. Nowadays, everybody must be knowing that pulse oximeter because of the corona. It gives oxygen level into the blood. I have tested 300 people with the help of pulse oximeter. Normal oxygen level is 100%. In normal sadhak, it was 97, 98. After 3 months of yogic practices, Ujjayi, it became 100%. In heart attack patient, it was 95, 96. After 3 months, it became 98%. And in asthmatic patient, it was 85. After 3 months, it became 96%. So this 11% rise gives you health. And that is why importance of the Ujjayi. Now coming to the Agnisar. What is Agnisar? You breathe out totally. And in that exhaled condition, you make movement of your anterior abdominal wall. पेट को हिलाते हैं. कैसे हिलाते हैं? पूरा सांस छोड़ते बाहर और सांस रहित अवस्था में पेट को हपके लगाते हैं. कितनी बार लगाते हैं? अपनी क्षमता के अनुसार. अभी इससे क्या फायदा होता है? When you are making movement of the abdomen, the intestines will move. If intestines are moving, the mesentery will move. The fat into this mesentery will get dissolved. यदि फैट डिसॉल्व हो गई तो अतड़ियों को जगह कम लगेगी. तो ये जो डायफ्राम है, छाती और पेट विलग करने वाला, जब नीचे ज्यादा हाउसफुल नहीं होगा तो पर्दा ज्यादा मात्रा में नीचे आएगा तो हम ज्यादा सांस भर सकेंगे, तो ये फायदा हमें होगा. फिर ये जो चर्बी है, दिस एक्ट एज ए बर्डन ऑन द इंटेस्टाइन. अभी घोड़े के ऊपर आप ज्यादा बोझा डाला तो क्या होता है? उसकी स्पीड कम हो जाती है. फिर आप क्या करते हैं? थोड़ा 1-2 बैग निकाल दो. उसी प्रकार यदि ये चर्बी पिघल गई तो अतड़ियों के ऊपर बोझा कम हो जाएगा. अतड़ियों के ऊपर का बोझा कम हो जाएगा तो चलन वलन अच्छा होगा अतड़ियों का. यदि चलन वलन अच्छा होगा, मूवमेंट्स अच्छे होंगे, तो हमें पचनों के विकार नहीं होंगे, क्योंकि पचन सही ढंग से होगा. फिर हमें अन्न खाया, पचन हो गया, और जो मल है वो बड़ी अतड़ियों में जमा रहा, तो क्या होता है? हम क्या होते हैं? अरे आज पेट मेरा सफा नहीं हुआ, आई गॉट कॉन्स्टिपेशन. बट इफ यू डू अग्निसार, वो मल को आगे ढकेला जाता है, हमें बद्धकोष्ठता से राहत मिलती है, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है.
फिर यहाँ पे जठर के पीछे स्वादुपिंड है, पैंक्रियास। अग्निसार करने से उसको एक्टिवेट किया जाता है, इंसुलिन सही ढंग से तैयार होता है और हमें डायबिटीज से राहत मिलती है। अब ये कौन नहीं करेगा? अगेन सेम, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, who has undergone major abdominal surgery, who has got hernia, who has got glaucoma, and in pregnancy they will not do Agnisar. This is the उड़ियान, पूरा पेट अंदर लिया है। अभी अग्निसार करने से ये जो चर्बी है यहाँ आंतड़ियों के पर्दे में ये पिघल जाएगी, तो ये आंतड़ियों का चलन वलन अच्छा होगा, पचन अच्छा होगा, हमें पचनों के विकार नहीं होंगे। हमारे शरीर में खून कितना है? 5 लीटर खून है। इस खून को हर मिनट को इस अशुद्ध रक्त वाहिनी के जरिए हृदय की तरफ शुद्धिकरण के लिए आना है। यदि हम ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो क्या होगा? पैर की तरफ जो अशुद्ध रक्त है उसको गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, अगेंस्ट ग्रेविटी, ऊपर आना है। तो थोड़ी देर के बाद इसकी स्पीड कम हो जाती है और स्पीड कम होने के बजाय 5 लीटर के बजाय 4 लीटर शुद्धिकरण होगा। 4 लीटर शुद्धिकरण होगा तो उतना ही सप्लाई होगा, फिर हमें थकान महसूस होती है। लेकिन अग्निसार करने से क्या होगा? हमने पेट अंदर लिया तो क्या होगा? इसके ऊपर प्रेशर आ गया, इसके ऊपर प्रेशर, अशुद्ध रक्त वाहिनी जो सबसे बड़ी नीले रंग की, तो इसके ऊपर प्रेशर आने की वजह से ये खून ऊपर फेंका जाएगा, यहाँ पे निगेटिव प्रेशर हो जाएगा। बिकॉज ऑफ निगेटिव प्रेशर द ब्लड इन दिस सेगमेंट विल बी सक्ड इन एंड दिस विल गो अहेड। सो this will act as a pump. Agnisar will act as a pump to lift the stagnated blood into the leg to the heart for purification. So this benefit you get by doing Agnisar. Now coming to the asanas. Now in our body there are about so many bones. In between two bones there is a joint. Means what? There is a space in between the two ends of the bone. Why? Because to make the movements easy. Now this is the knee joint. There is a space between the two ends of the bone, and when I bend my knee, this doesn't rub against this. But when the space reduces, this end rubs against this, and I say, oh, my knee is aching. Why it is aching? Because the space has reduced. Why space has reduced? Because the muscles around it, they are not keeping them apart, and that is why they are rubbing against each other. You might ask me, how many muscles are there? This is thigh bone. All muscles are removed, and here all muscles are there. If you start counting from here to here, at least 10, on this side 10, lateral side 10, so many muscles, when they are functioning properly, they keep the two ends of the bone apart, and then you don't get any joint pain. So to keep these muscles toned up, we do different type of asanas. This is the vertebral body. रीढ़ की हड्डी एक एक वर्टिब्रा मणका एक के ऊपर रख के बनती है। हर दो मणके के बीच में, दिस इज द डिस्क, कुर्चा कहते हैं ना, एक कुर्चा है। हर दो मणके के बीच में से एक नस बाहर निकलती है, नर्व बाहर निकलती है, which supplies to the different parts of the body. Now PID, slip disc, बैकएक, पीठ का दर्द, उसको क्या होता है? यहाँ पे दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दो मणकी के बीच का अंतर कम होने की वजह से यहाँ से जो नस बाहर निकलती है, नर्व बाहर निकलती है, इट इज गेटिंग कॉम्प्रेस, प्रेशर आता है, इसलिए यहाँ पे दर्द होता है। और ये नर्व जिस इलाके को नियंत्रित करती है वहां पे हमें झुंझुनाट होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? हर दो मणकी के बीच में अंतर सही चाहिए, और इसीलिए हम अलग अलग पीठ के आसन करते हैं। अभी आसन करने से क्या फायदा होता है? ये स्केलेटन है, हमारे सबके शरीर में सेम स्केलेटन है। ये साइंस लैबोरेटरी में टंगा हुआ है। यदि ये स्ट्रिंग में काट देगा तो क्या होगा? ये नीचे गिरेगा, इसका ढेर हो जाएगा। यही स्केलेटन हमारे सबके शरीर में है। मैं मेरा हाथ ऐसा ऊपर रखना चाहता हूं तो रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसके आजू बाजू जो स्नायु है वो सही ढंग से काम करते हैं। यदि ये सही ढंग से काम नहीं करेगा तो क्या होगा? मेरा हाथ फट से नीचे आएगा। तो ये स्नायु को अच्छा रखने के लिए हम अलग अलग आसनों का अभ्यास करते हैं। आसनों का अभ्यास करने से आसन को स्नायु को खिंचाव, दबाव, तनाव, इसका तत्व इस्तेमाल किया जाता है। स्नायु की थोड़ी लंबाई बढ़ती है, टोन अच्छा होता है, कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, शुद्ध अशुद्ध रक्त वाहिनी का जाल सही ढंग से काम करता है और हमें तकलीफ नहीं होती है। तो ये फायदा हमें आसनों का अभ्यास करके होता है। और फिर कुछ आसन जो है शरीर के कुछ इंद्रियों को अच्छा करने के लिए दिए गए हैं। अभी आसन से हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है क्या? अभी तक हमने क्रियाओं का अभ्यास देखा,
लेकिन आसनों का अभ्यास थोड़ा ही देखा था। लेकिन आसन करने से सच में इंप्रूव होती है कि हेल्थ? तो व्हाट इज गुड हेल्थ? गुड हेल्थ जब हमारे शरीर की सभी सिस्टम सही ढंग से काम करेंगे, इफ दे आर वर्किंग नॉर्मली, नॉर्मल फंक्शन, देन ओनली वी आर हेल्दी। अभी ये कब पॉसिबल है? तो हमारे शरीर के हर एक सिस्टम, पचन सिस्टम, तो उसमें क्या है? स्टमक है, इंटेस्टाइन है। अभी स्टमक लिया तो उसमें क्या है? छोटा छोटा सेल है, पेशी है। सो दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द एनी ऑर्गन इन द बॉडी. Now, the proper functioning of that particular cell is important from the point of view of the functioning of the system or organ. Now, ये कब possible है? जब सेल को न्यूट्रिशन सब मिलेगा. It will get constant supply, proper nutrition, nourishment. It will get internal secretions of endocrine glands, thyroid, pituitary. इनका जो secretion है, because they are helping to work. The working of the cell is looked after by the endocrine hormones. Then effective removal of the waste product. अभी न्यूट्रिशन गया, उसका यूज कर दिया, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट जमा वहीं पर रह गया, तो क्या होगा? अगेन प्रॉब्लम. तो इट शुड बी रिमूव्ड. एंड देन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द नर्व्स कनेक्शन, बिकॉज ब्रेन से जो मैसेज जाता है, इट गोज थ्रू द नर्व. नाउ दिस इज ओनली पॉसिबल, देन ओनली यू आर हेल्दी. नाउ व्हाट इज द न्यूट्रिशन सेल के लिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन. ये कहाँ से मिलते हैं? हम जो खाना खाते हैं ना, उसमें से मिलते हैं. तो हमारा पचन सही होगा तो ये मिलेंगे. और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट घटक है ऑक्सीजन. वो कहाँ से मिलता है? श्वसन संस्था से मिलता है. सो श्वसन संस्था अच्छी तरह से काम करेगी तो हमें ऑक्सीजन सही ढंग से मिलेगा. अभी पचन जो है वो अच्छा कब होगा? जब स्टमक, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियास, इफ दे आर वर्किंग प्रॉपरली, then only digestion will be improved. अभी दिन में 24 घंटा यदि कोई योग का अभ्यास करता नहीं होगा तो भी क्या होगा? ये जो डायफ्राम है और उसके नीचे सब स्टमक, लिवर सब है. तो जब हम सांस भरते तो क्या होता है? डायफ्राम ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है. तो ये मूवमेंट की वजह से अतड़ी कॉम्प्रेस होती है, फूल जाती है. अतड़ी कॉम्प्रेस होती है तो उसके उनको 24 आवर्स मसाज मिलता है. तो उसके जरिए उनकी एक्टिविटी मेंटेन की जाती है. अभी ये एक्टिविटी और एनहांस करना है, उनको इलास्टिक रखना है, तो यदि हम आसनों का अभ्यास करेंगे, भुजंगासन, जिसमें हम भुजंगासन किया, तो क्या होगा कि नीचे का भाग हमने आकुंचित किया और ऊपर का भाग स्ट्रेच किया, तो अतड़ी के ऊपर वैसा प्रेशर आ जाएगा. तो प्रेशर आने से वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर रिलीज हो गया तो रिलैक्स हो जाएगी. तो उसके जरिए उसका टोन अच्छा होगा, इलास्टिसिटी अच्छी होगी, तो हमारा पचन सही ढंग से होगा. तो ये भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, इससे हमें फायदा मिलता है. अभी अग्निसार उड़ियान किया या पश्चिमोत्तानासन, हलासन किया, योग मुद्रा किया, तो उससे क्या होगा? जो एंट्री एब्डोमिनल वॉल है, ये एंट्री एब्डोमिनल वॉल है, इसके अंदर यहाँ पे स्टमक है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है. अभी ये एंट्री एब्डोमिनल वॉल पेट की ये अच्छी होगी तो क्या होगा? इनको सबको सपोर्ट करेगी. और जो जाड़ा आदमी रहता है, जिसकी टमी रहती हो, तो क्या होगा? ऐसे आगे झुकता है, तो ये अतड़ी क्या होगी? आगे झुकेगी. तो ये जो पीछे उसका अटैचमेंट है वो उसके ऊपर टेंशन आएगा एंड दे विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली. सो बाय डूइंग अग्निसार एंड उड़ियान, ऑल दिस विल बी केप्ट स्ट्रेट. एंट्री एब्डोमिनल वॉल जो है आपकी स्ट्रांग रहेगी. सो इट विल सपोर्ट ऑल द ऑर्गन्स इनसाइड द एब्डोमेन प्रॉपरली, सो दे विल नॉट बी अंडर टेंशन. फिर डायफ्राम को कैसे हम कार्यान्वित कर सकते हैं? तो शलभासन है, अग्निसार, उड़ियान है, नवली चलन है, उससे डायफ्राम कार्यान्वित होगा. यदि डायफ्राम अच्छी तरह से टोन्ड अप होगा तो सभी अतड़ियों का मसाज सही ढंग से होगा, पचन अच्छा होगा. यदि पचन अच्छा हो जाएगा तो हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलना है वो सही ढंग से मिलेंगे. अभी हमने खाना खाया, पचन हो गया, अतड़ियों में सब न्यूट्रिशन तैयार है, लेकिन वो सेल तक, पेशी तक पहुंचाना है. वो कौन पहुंचाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्ताभिसरण संस्था पहुंचाती है, जिसमें हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज है. अभी इनको भी एक्टिवेट करना है, उनको भी मसाज करना है, तो ही वो अच्छी तरह से काम करेंगे. तो वो कैसे होता है? तो भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, इससे क्या होगा? डायफ्राम ऊपर जाएगा तो हार्ट को जो है नीचे से प्रेशर मिलेगा, फिर हम सीधा हो जाएंगे तो हार्ट खुल जाएगा. तो इसी तरह से हार्ट को भी सही ढंग से मसाज किया जाता है. फिर वेन्स, अभी हमने खाना खाया तो पचन हो गया, वो सेल तक, पेशी तक पहुंच गया,
वेस्ट प्रोडक्ट है वो वापस आना है हार्ट की तरफ बाहर फेंकने के लिए, वहां से वो किडनी में जाएगा। अब ये कैसे जाता है, तो ये अशुद्ध रक्तवाहिनी के जरिए, वेन के जरिए लिया जाता है। अभी वेन जो है ये वीक रहती है, उसकी वॉल जो है वीक रहती है, आर्टरी जो है उसकी वॉल जो है स्ट्रांग रहती है। तो ये वेन से जो खून आगे जाना है तो उसको प्रेशर नहीं है, या हम खड़े रहे तो अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर आना है। तो यदि हम सर्वांगासन करेंगे, विपरीत करनी करेंगे, हलासन करेंगे, शीर्षासन करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए हम ये वेन को रेस्ट देंगे तो फिर सही ढंग से काम करेंगे। और सभी आसन करते समय जब स्ट्रेच होते हैं तो स्नायु जो है वेन में भी वो रिलैक्स, अकुंचन, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो उससे जो खून है वो आगे ढकेला जाता है और विनस रिटर्न इंप्रूव हो जाता है और हमें राहत मिलती है। अभी बच्चा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, फेफड़े से मिलता है। तो फेफड़े से ऑक्सीजन मिलेगा तो कब मिलेगा, जब फेफड़े सही ढंग से काम करते होंगे, हेल्दी होंगी। फिर रेस्पिरेटरी मसल्स, जो ये इंटरकॉस्टल मसल्स है, उनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से वजह से हमारा हम सांस भरते छोड़ते वो भी अच्छे तरह से काम करते होंगे। और जो हवा नासिका से अंदर जाती है फेफड़े तक, तो ये रास्ते में कहीं पे भी रुकावट नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें हम योग के जरिए सुधार सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ द अल्वियोलाई कैन बी मेंटेन विद कपालभाति, उज्जैन लो अभी देखा हमने। फिर बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स उसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं। और उसको हम एनहांस करने के लिए फिर शलभासन, नौकासन, वक्रासन, उड़ियान ये करेंगे तो और एनहांस हो जाते हैं और फेफड़े सही ढंग से काम करते हैं, ऑक्सीजन सही ढंग से मिलेगा और हमारा हेल्थ अच्छी होने के लिए मदद होगी। ये जो एयर पैसेज है वो क्लीन करने के लिए क्या है, वहां पे क्या हो सकता है, टॉन्सिल यहाँ पे हो सकते हैं, एडिनट्स हो सकती है, फिर नासिका में सिक्रेशंस हो गए, सर्दी जुकाम से हो सकती है, डीएनए से नाक में हड्डी बढ़ गई। तो इनको सबको हम कपालभाति, उज्जयी, भस्त्रिका, ब्रह्म मुद्रा और लॉयन पोज, इसके जरिए हम उनका खून का सप्लाई अच्छी तरह कर सकते हैं और फिर ये मार्ग क्लियर हो सकता है। नाउ फंक्शनिंग ऑफ ऑल दीज ऑर्गन्स, सेल में न्यूट्रिशन पहुंच गया, सब हो गया, लेकिन वो उसको एक्शन करने के लिए कौन बताता है, हार्मोन्स बताते हैं। हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, जो थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल ये है। तो इनको कार्यान्वित करने के लिए अलग अलग आसन है, जैसे एक शॉर्ट में बता दो, थायराइड के लिए सर्वांगासन है, मत्स्यासन है, जीवमुद्रा है, शिव मुद्रा है। उसी प्रकार बाकी आसन करने से ये एंडोक्राइन ग्लैंड कार्यान्वित होती है। अभी ये सब हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर फेंकना है। वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे है, डाइजेस्टिव सिस्टम में अनडाइजेस्टेड फूड है, फिर श्वसन संस्था में कार्बन डाइऑक्साइड है, और किडनीज में जो यूरिक एसिड, यूरिया है। तो इनको भी हम आसन के जरिए ये श्वसन संस्था, फेफड़े सुधार सकते हैं, पचन संस्था, आंतड़ी को काम सुधार सकते हैं, किडनी का काम इंप्रूव सकता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीशन सही ढंग से होगा। यदि हमें न्यूट्रिशन सही ढंग से मिला, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सही ढंग से बाहर फेंका गया, हार्मोन सही ढंग से काम करेंगे, तो हम 100% हेल्दी रह सकते हैं। सो आसनों का अभ्यास करके हम खुद को हेल्दी पा सकते हैं। अभी इसमें और एक रह गया, नर्व्स, ब्रेन से सेल को इंफॉर्मेशन जाती है कि ये काम करो, ये काम मत करो। ये कौन करता है, नर्व करती है। तो ये नर्व कहाँ से निकलती है, ब्रेन से निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए नीचे आती है। और फिर तो इनको तीनों को भी एक्टिवेट करने के लिए शीर्षासन, विपरीत करनी, जिससे खून का सप्लाई ब्रेन को बढ़ जाएगा तो अच्छी तरह से काम करेगा। फिर स्पाइनल कॉर्ड, इसको पीठ के जो अलग अलग आसन करते हैं, फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, राइट एंड लेफ्ट बेंड, उससे क्या होगा, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विल इंप्रूव, द ब्लड सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ द नर्व्स विल इंप्रूव, and proper messages will be sent to the cell and they will function properly. Now coming to the next kriya, Shitali and Shitakari, it gives relief from diseases of gum, teeth become stronger, it reduces heat in the body, and it is beneficial in hypertension patient. We have studied in our Kavaladham, if you do 20 times Shitali, your blood pressure come down by around 10 beats. त्राटक करने से, इस प्रकार हमें त्राटक करना है। त्राटक करने से आंखों का प्रॉब्लम तो कम होता ही है, लेकिन मन शांत हो जाता है, डिसीजन पावर बढ़ती है, स्ट्रेस रिड्यूस होने से वजह से जो स्ट्रेसपोन डिसीज है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये हमें
नहीं होगा। तो ये फायदा हमें त्राटक करने से होता है। शवासन करने से पूरा शरीर शिथिल होता है, रिलैक्स होता है, पर्टिकुलरली द मसल्स ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। इफ द मसल्स ऑफ द कोरोनरी आर्टरी रिलैक्स हो जाएगी तो क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी का डायमीटर बढ़ जाएगा। यदि डायमीटर बढ़ेगा तो ज्यादा खून का सप्लाई हार्ट को होगा और हमें 10 मिनट के शवासन से फ्रेश महसूस होगा। थोड़ा क्रिया योग के बारे में हम बताते हैं। क्रिया योग में 10 बार अनुलोम विलोम, 10 बार ओंकार, 10 बार गायत्री एंड आई क्लोजर टेक्निक, केवल हम टेक्निक करेंगे तो हमें काफी फायदे होते हैं। सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर वगैरह नॉर्मल होता है। ओंकार ये मन शांत करने के लिए, विचार रहित करने के लिए दिया है। हम दिन भर जागते रहते, दिन में 16 घंटे हम जाग रहे, तो 10% ऑफ इट मतलब 1.5 घंटा हम मन विचार रहित कर सकते हैं यदि हमने कोशिश की तो। साइंस से दैट एट ए गिवन टाइम यू कैनॉट कीप योर माइंड थॉटलेस फॉर मोर देन 6 सेकंड्स। हम हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और जब सोचते हैं तो प्रॉब्लम होते हैं। जब हम सोचते हैं तो बिलीफ सिस्टम, जब हम मन विचार रहित करते हैं तो बिलीफ सिस्टम एक्टिवेट होती है, हीलिंग सिस्टम को चालना मिलती है। मतलब हमारे शरीर के अंदर अंतर्गत जो रिसोर्सेस है, दे वर्क इन सच ए वे दैट यू गेट वेल। हम खुद ब खुद अच्छा होते हैं। भगवान ने हमें शरीर दिया है और उसको अच्छा करने की क्षमता भी दी है। उसको जागरूक करने के लिए ओंकार करना है। जब मन विचार रहित करते तो अल्फा वेव जनरेट होती है। जब हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ब्रेन का निकाला गया तभी देखा गया कि अल्फा वेव जनरेट होती है, नाड़ी संत रहती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। जब हम ज्यादा मात्रा में विचार करते हैं तो एड्रेनलिन सिक्रेशन बढ़ता है, नाड़ी तेज हो जाती है, पल्स बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और फिर हमें तकलीफ होती है। तो ये हम ओंकार के जरिए उसको दूर रख सकते हैं। मन शांत होगा तो इरिटेशन नहीं होगा, इरिटेशन नहीं होगा तो हमारा श्वसन नॉर्मल होगा, श्वसन नॉर्मल होगा तो पल्स रेट नॉर्मल होगा। लेकिन यदि मन डिस्टर्ब हो गया तो क्या होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर हमारा सांस की गति बढ़ जाती है, पल्स रेट बढ़ जाता है, फिर एसिडिटी बढ़ती है और फिर बीमारी आ जाती है। गायत्री, द वे यू थिंक यू बिकम, जैसे आप सोचते हो वैसे आप बनते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि सूर्यदेव की प्रार्थना करते हैं। दिस इज द प्रेयर ऑफ द सोर्स ऑफ द एनर्जी, द सन। इसमें कोई जात पात का, धर्म का संबंध नहीं है, ये तेज की उपासना है। हम सूर्यदेव की प्रार्थना करते हैं, कहते हैं सूर्यदेव मुझे तेरे जैसा तेज मिले, मेरी बुद्धि तेरी जैसी प्रगल्भ हो, तो वैसी प्रक्रिया होती है, वैसे हम बनते हैं। इसमें जात पात का, धर्म का संबंध नहीं है। अब ये उच्चारण कैसे करने का, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। ये जो ऊपर लाइन है तो यहाँ पे शब्द हमें ऊपर उठाना है, यहाँ पे नीचे लाइन है तो ये शब्द हमें खींचना है। इस प्रकार हमें उच्चारण करेंगे तो हमें काफी मात्रा में फायदे होते हैं। अभी आदतों के बारे में थोड़ा सा, मैं जब अमेरिका गया था तभी वहां पे काफी लोगों को बद्धकोष्ठता है, वहां पे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा मात्रा में दिखता है। तो उन लोगों को मैंने ये धोती और शंख प्रक्षालन सिखाया और वो 3 महीने में उनका कॉन्स्टिपेशन दूर हो गया। तो इसमें क्या करते हैं हम, 2 गिलास पानी पीना है और फिर ये जो अलग अलग 6 प्रकार के आसन है अलग अलग, ये करना है। इससे क्या होता है, आपने देखा होगा वो जो बैंड बजाता है उसके पास एक ट्रम्पेट रहता है, ऐसा कॉइल्स रहते हैं। तो जब साफ करता है कैसे करता है, एक बाजू से पानी डालता है, उसको गुर गुर घुमाता है, दूसरे बाजू से पानी निकल जाता है, सफा हो जाता है। उसी प्रकार हम 2 गिलास पानी पियेंगे और ये 4 अलग अलग आसन करेंगे तो पूरे आंतड़ियों से घूम के निकल जाएगा और हमारे आंतड़ी सफा हो जाएगी। हम लोगों की कॉन्फ्रेंस होती है, डॉक्टर लोगों की, तो उसी प्रकार सर्जन की होती है, फिजियोलॉजी की होती है, कार्डियोलॉजिस्ट की होती है, हृदरोग स्पेशलिस्ट की होती है। तो उन्होंने एक बार 10 साल पहले की एक कॉन्फ्रेंस थी, उस समय कहा था कि 2015 के बाद ऐसा समय आने वाला है कि शहरी इलाकों में हार्ट अटैक का प्रमाण 6 गुना बढ़ेगा और नागरी इलाकों में 3 गुना बढ़ेगा। सावधान। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 20 साल पहले एक अहवाल दिया था। उन्होंने कहा था 20 साल के बाद ऐसा समय आने वाला है कि 25-30 उम्र के लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक इसके वजह से मरेंगे। सावधान। 20 साल के बाद क्या होने वाला ये बताने वाला मॉडर्न साइंस ज्यादा प्रगत है क्या? 400 साल के बाद, 400 साल के पहले, 400 साल के बाद क्या होने वाला ये बताने वाला योग शास्त्र ज्यादा प्रगत है। इसके बारे में सोचो।
क्योंकि योग अभ्यासकों ने 400 साल पहले लिख के रखा था। वो कभी सूरदास का दोहा मैं आपको बताने वाला हूं। उन्होंने कहा था, रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, सवत 2000 के बाद ऐसा योग परे। 2000 साल के बाद ऐसा समय आने वाला है, कैसा? पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर 14 काल फिरे। सर के ऊपर मृत्युदंड रहेगा। 25-30 उम्र के लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इसके वजह से मरेंगे, सावधान। सुनने वाला हैरान होगा, हो गया, उसको लगा यदि ऐसा होगा तो पृथ्वी के ऊपर हाहाकार मच जाएगा। कभी सूरदास बेचारे अंधे थे, लेकिन उनको 400 साल के बाद क्या होना उसका पता था। उन्होंने कहा, काल व्याल से वही बचेगा जो सोहम का ध्यान करेगा, सांस की रफ्तार को नियंत्रित करेगा। ये है हरि की लीला, टाले नहीं टले, ये तो होने वाला है। लेकिन यदि हमें उससे बचना है तो हमारे सांस की गति को नियंत्रित करना है, और ये सांस की गति को नियंत्रित करने का शास्त्र मतलब योग शास्त्र है। और इसीलिए योग शास्त्र के बारे में सोचो। आजकल सभी लोग इसके पीछे है, उनको इसका महत्व समझ में आया है। पाश्चिमात्य लोगों को इसका महत्व ज्यादा समझ में आया है, वो लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन हम अभी भी योग करो कहे तो कहे नहीं नहीं, वो तो क्या बुढ़ापे में रिटायर होने के बाद जंगल में जाके कच्चा फल खा के करने का ऐसा समझते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हम सभी लोगों के लिए है। छोटे से लेके बड़े तक, हेल्दी से लेके अनहेल्दी तक सब लोग कर सकते हैं और अपना स्वास्थ्य उसके जरिए अच्छा रख सकते हैं। मैं कई बार ये लेक्चर देता हूँ, मेरे कई डॉक्टर दोस्त लोग कहते हैं ये फालतू काम तू क्या करता है, उसके बजाय 2 ऑपरेशन कर। यदि 2 ऑपरेशन करेगा तो एक झटके में काफी पैसा मिल जाएगा, एंड देन यू कैन बाय एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ मनी। तो हमने गुरुदेव को पूछा कि सच में हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं क्या? तो गुरुदेव ने कहा, यू कैन बाय बेस्ट ऑफ द बेड एंड बेडरूम। हम अच्छा घर सजा सकते हैं, अच्छा बेडरूम सजा सकते हैं, लेकिन पैसे से नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से हम अच्छा खाना खरीद सकते हैं, आपको जो पसंद है, कॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल, या आपके वहां पे जो अच्छा ब्रिजवासी या कौन सा होगा वहां से। लेकिन पैसे से हम भूख नहीं खरीद सकते। वी कैन नॉट बाय द हंगर विद द हेल्प ऑफ मनी। वी कैन बाय बेस्ट ऑफ द बुक्स। हम अच्छी अच्छी किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे के जरिए हम विद्वत्ता नहीं खरीद सकते। वी कैन नॉट बाय द विजडम विद द हेल्प ऑफ मनी। यू कैन बाय बेस्ट ऑफ द मेडिसिन। यदि एखादा पेशेंट मेरे पास आया और उसने सब एग्जामिनेशन होने के बाद मैंने उसको दवाई लिख के दी, और फिर मैंने कहा कि ये दवा थोड़ी महंगी है, तो पूछेगा कैसे, क्या रेट है? तो बोला कि एक गोली का 1 लाख रुपया है। तो फिर वो कहेगा, हाँ नो प्रॉब्लम, 100 गोली भेज दो, मैं पैसा भेज देता हूँ, क्योंकि उसको पैसे की कुछ कमी नहीं है। लेकिन इतना करने से भी वो स्वास्थ्य खरीद नहीं सकता। ही कैन नॉट बाय हेल्थ विद द हेल्प ऑफ मनी। यदि ऐसा होता तो कोई करोड़पति आदमी मरता ही नहीं था। एंड लास्टली आई एड, यू कैन बाय एवरीथिंग बट नॉट द टाइम। समय हम खरीद नहीं सकते। आज की सुबह हो गई, दिन दोपहर हो गया, आज का दिन खत्म हो गया, सप्ताह खत्म हो गया, महीना खत्म हो जाएगा, देखते देखते साल भी खत्म हो गया। हाँ, खुद होते आ रहा है। कोरोना चालू हो गया मार्च, फरवरी मार्च से, और अभी ये सितंबर आ गया, आ रहा है, और ये साल खत्म हो जाएगा, शतक खत्म हो जाएगा, नया सहस्त्र का आया। नया मिलेनियम के समय हम बहुत उसका स्वागत कर रहे थे, उसको भी अब 20 साल हो गए। और नए सहस्त्र की समस्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप लोग गाना सुनते हैं कि नहीं? तो एक आध टाइम एखादा गाना अच्छा लगा तो क्या बोलते हैं, अरे जरा कैसेट रिवाइंड कर, मुझे जरा गाना वापस सुनना है, बहुत अच्छा लगा। उसी प्रकार मेरा लेक्चर सुना, अरे बहुत अच्छा है, यदि योग करेगा तो मैं एकदम स्वास्थ्यपूर्ण होगा। तो आप भगवान को बोलेंगे, भगवान मैं अभी 40 साल का है, मुझे 25 साल का बना दे, कल से मैं रोज योगा करूंगा। ऐसा होगा क्या? नहीं। जो समय गया सो गया। इसीलिए समय का सदुपयोग करो, अच्छी आदतें लगा लो, क्योंकि एक बार आदत लग गई तो छूटती नहीं है। मैं हमेशा जब कॉमन लोगों के लिए लेक्चर देता हूँ ना, वहां पे ऐसे बताता हूँ कि दिन में 24 घंटे है, 23 घंटे जो चाहे आप करो, 1 घंटा सिर्फ
योग का अभ्यास करो। यदि 1 घंटा योग का अभ्यास करोगे तो आप बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप डॉक्टर के पास गए नहीं, दवाई की लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपके पैसे बच गए। 20 साल के बाद पीछे मुड़ के देखा, रोज योग करते थे, बीमार नहीं हो गए, सो यू आर हेल्दी मैन। और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, पैसे बच गए, सो यू आर वेल्दी मैन। समझा? कुछ अकाउंट्स के लोग होंगे तो उनको नहीं समझेगा, उनको पैसे के भाषा में समझाएगा तो जल्दी समझ में आएगा। समझो 20,000 रुपये महीना कमाते, ये 4th पे कमीशन का पे है, 15,000 खर्चा करते और 5,000 बचाते, रोज योग का अभ्यास करते, तो क्या होगा? रोज योग करे, 5,000 बच्चे महीने में, साल में 60,000, 10 साल में 6 लाख, 20 साल में 12 लाख बच गए। 20 साल के बाद पीछे मुड़ के देखा, रोज योग करते थे, बीमार नहीं होंगे, सो यू आर हेल्दी मैन। और 12 लाख रुपए बैंक बैलेंस हो गया, सो यू आर ए वेल्दी मैन। वही योगा नहीं करेंगे तो क्या होगा? आज पेट दुखा, कल बुखार आ गया, परसों और कुछ हो गया, फिर आप क्या करोगे? 1 तारीख को सैलरी होने के बाद 2,000 रुपए बाजू निकाल के रखेंगे, फिर बचे कितने? 3,000। साल में कितने? 36,000। 10 साल में 3,60,000। 20 साल में 7,20,000। आज पेट दर्द हो गया, कल बुखार आ गया, परसों और कुछ हो गया, रोज का रोना धोना। 20 साल के बाद एक आधी बड़ी बीमारी ने झटका मारा तो जो 7 लाख बचा तो भी खर्चा हो जाएगा। यू विल बी बैंकक्रप्ट एट ए लेवल ऑफ मनी एज वेल एज हेल्थ। और ये यदि हमें टालना है तो हमें योग का अभ्यास करना है, और इसीलिए इसका महत्व जानो। अच्छी आदतें लगा लो, क्योंकि आदत एक बार लग गई तो छूटती नहीं है। आदत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? HABIT। इसका H निकालो, एबिट रिमेन्स, मतलब अभी भी उसकी आदत गई नहीं है। ए निकालो, बिट रिमेन्स, मतलब अभी भी थोड़ी आदत है। बी निकालो, इट रिमेन्स, मतलब अभी भी वो गली में जाके चुपके से सिगरेट पीता है। और कुछ भी करो, आदत रिमेन्स, मतलब एक बार आदत लग गई तो वो छूटती नहीं है। इसीलिए अच्छी आदतें लगा लो। मैं माँ भगवती को प्रार्थना करता हूँ कि आपको इस मार्ग में चलने के लिए बल और बुद्धि प्रदान करे और स्वास्थ्यपूर्ण आयु दे। हरिओम। नमस्कार।